Okay, so today's class is about attribute closure. What are the different type of closure are used in attribute set? We will discuss about that. Okay, अच्छा last class में हमने पढ़ लिया था what are the different type of keys, जैसे super की क्या है, candidate की क्या है, primary की क्या है. Okay, और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमने देखा था और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में. तो कीज कंसेप्ट में हमने एक चीज देखा कि वहाँ पे आपका जो है क्लोजर सेट किसको कहते हैं, ठीक. तो उसके ही हम इलेबोरेट करेंगे उसी कंसेप्ट को आज थोड़ा. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि रिलेशन एक है एबीसी जहाँ पे ए इम्प्लाई करता है बी एंड बी इम्प्लाइज सी एंड ए इम्प्लाइज बी सी, ठीक है. तो अब ए का क्लोजर क्या होगा? ए का क्लोजर मीन्स क्या? एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है कि an attribute set of A that can be defined as a set of attribute which is functionally dependent from the defined set, ठीक है. मतलब यहाँ पे देखो कि A जो है ए फंक्शनली क्या क्या डिफाइन कर सकता है, ये खुद क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसी को ही हम उसका क्लोजर बोलेंगे. तो ए का जो क्लोजर है, ए का क्लोजर क्या होगा? ए खुद होगा, ठीक है. अब मैंने जो यहाँ इसका रिलेशन लिया है वो क्या है कि ए इम्प्लाई करता है बी को, ठीक है. तो अगर ए का क्लोजर सेट का वैल्यू ए आता है और ए इम्प्लाई करता है बी, देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए का क्लोजर इज इक्वल्स टू ए बी. ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि बी इज ऑल्सो इम्प्लाइज सी, ठीक है. तो ए का क्लोजर और क्या हो सकता है? ए बी एंड सी. ओके, तो जो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से हमने क्या किया कि कोई भी एक रिलेशन का हमने देखा कि अगर उसको क्लोजर निकालना है तो उस वैल्यू के लिए वो कैसा रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है. और क्लोजर जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाता है? क्लोजर जो भी होता है वो हमारा सुपर की हो जाता है. तो यहाँ पे ए का जो क्लोजर है, ए का क्लोजर वैल्यू ए बी सी और दिस इज अ सुपर की मीन्स क्या कि ये क्या है? सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट with the help of which we can uniquely identify a tuple. ओके, एक टपल को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एक टेबल के अंदर मौजूद हो, ठीक है. मतलब एक रिलेशनल टेबल में वो अगर वहाँ पे मौजूद है तो उसमें से अगर हमको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कोई भी एक टपल को, तो हम यूजिंग सुपर की उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यही हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे ए जो है ये यहाँ पे क्लोजर डिफाइन कर रहा है और एज ए सुपर की काम कर रहा है, ठीक है. सिमिलरली अगर एक रिलेशनल डेटाबेस ऐसा है जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको दिया गया है. और जैसे एग्जाम में भी आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसको आपको बोलेगा कि आप इसको फाइंड आउट करो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं और इसका क्लोजर वैल्यू क्या है, ठीक है. तो ऐसे एक रिलेशनल डेटाबेस मैंने और एक लिया है जहाँ पे ए इम्प्लाइज करता है क्या? बी को, सी इम्प्लाइज डी ई, ए सी इम्प्लाइज एफ, डी इम्प्लाइज ए एफ, ई इम्प्लाइज सी एफ. ओके, अच्छा. तो अब आपको निकालना है कि डी का क्लोजर वैल्यू क्या आएगा, ठीक है. तो डी का क्लोजर अगर निकाले तो डी खुद आएगा, ठीक है. अब डी क्या इम्प्लाइज करता था? डी इम्प्लाइज करता है एफ. ओके, तो नेक्स्ट क्लोजर में हम क्या लिख सकते हैं? डी खुद रहेगा और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? ए एंड एफ. ओके, सो ए डी एफ. अच्छा, अब क्या हम एफ से कुछ डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है. अच्छा, ए से कुछ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, ए से उसका क्लोजर निकाल सकते हैं हम. तो ए इम्प्लाइज करता था क्या? बी को. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी डी एंड एफ. ओके, सो डी का क्लोजर में से हमने क्या निकाला? ए बी डी एफ. अब देखो
ए बी डी एफ, इसमें से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो पहले से ही हमको गिवन है, इसमें से और हम कुछ डिराइव नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर हमको बोले कि डी ई का आप क्लोजर निकालो, तो हम डी का क्लोजर कैसे निकाल सकते? डी खुद रहेगा, डी क्या कुछ इम्प्लाई कर रहा है? हाँ, डी ए एफ को इम्प्लाई कर रहा है, तो ए एफ और डी ई नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर से ए क्या कुछ इम्प्लाई कर सकता है? हाँ, ए आपका बी को इम्प्लाई कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ए क्या कर रहा है? ए बी सी, अच्छा सी डी यहाँ पे आ गया, सी कहाँ से आया? ई जो था, ई इम्प्लाई कर रहा था क्या? सी एंड एफ को। तो पहले हमने क्या किया? ए से पहले हमने सी को देखते हैं, ई को देखा। ई क्या इम्प्लाई कर रहा है? सी एंड एफ। तो ए एफ तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे सी ऐड हो जाएगा, ए सी डी ई एफ हो गया, थर्ड स्टेप में जो लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है ए हमने देखा कि हाँ ए भी इम्प्लाई कर रहा है बी को, तो क्या होगा? ए तो रहेगा ही, बी ऐड हो जाएगा, सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जितना भी यहाँ वहाँ पे टपल्स था उसको सबको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो डी का क्लोजर में हमने क्या देखा कि हाँ ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो ऐसे हमको एक एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना होता है। और ये क्या डिफाइन करता है? कि एक सुपर की को डिफाइन करता है। और सुपर की में से कैंडिडेट की किसको बोलेंगे? कि जो एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की होगा उसी को हम कैंडिडेट की बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने बताया। और आइदर वो क्या हो सकता है कि नो प्रॉपर सबसेट, वहाँ पे मतलब कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए एक सुपर की के अंदर, तभी हम उसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम। ओके, एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टेकन टू एंड सर्व एज ए प्रेमिसेस और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब क्या कि एक्सियम वो चीज होता है जिसको हम क्या करते हैं कि एक ट्रू कंसेप्ट, एक कंडीशन लेके मानते हैं और उसी के बेसिस पे हम कोई भी रूल को सेटअप करते हैं कि ठीक है। तो स्टार्टिंग प्रेमिसेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसको कोई भी हम उसका कोई भी इवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने माना है उसको एज ए ट्रू कंसेप्ट मानते हुए हमको नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको करना है। ओके, so Armstrong rule it's hold for every relational database that can be used in a generate क्लोजर सेट। ठीक है, यूज टू जनरेट क्लोजर सेट, मतलब जैसे कि सपोज मान लो कि जैसे हम लोग यूज करते हैं नैंड गेट, ठीक है, और नॉर गेट। ओके, सो नॉर गेट देखो कि नॉट एंड और गेट को यूज करके हमने किया, लेकिन वहां पे अगर अकेला नैंड गेट की जगह अकेला हम एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन करते तो वो हर एक जगह कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता, एंड इम्प्लाई करना होता, फिर नॉट को इम्प्लाई करना होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको ज्यादा क्या बोले कि कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हमने क्या किया, एक कंसेप्ट और यूज किया है कि जैसे नैंड गेट, ठीक है, नॉर गेट, ठीक है, जहाँ पे बाकी कुछ गेट का कंसेप्ट को यूज करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या बोले कि एक जनरलाइज फॉर्मेट हो गया, जो कि एक कंसेप्ट को हमने ट्रू पकड़ते हुए हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया। ओके, सो प्राइमरी जो रूल्स है यहाँ पे एक्सियोम्स के लिए हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सिविटी। ओके, रिफ्लेक्सिविटी मीन्स कि जैसे कि y अगर सबसेट है x का, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि x इम्प्लाइज y। ओके, मतलब x एक रिलेशनल x एक फंक्शन y के साथ फंक्शनल डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे इसको कैसे हम सेटअप कर सकते हैं? जैसे x मान लो कि x का वैल्यू है abc। ओके, एंड y का वैल्यू अगर बोल दिया जाए कि ab,
हाँ, तो क्या y सबसेट ऑफ x है? हाँ, y सबसेट ऑफ x है। तो if y is the subset of x, then x implies y. ठीक है, मतलब क्या तब ABC implies AB. Okay, so this is the reflexivity concept. Next आ जाता है आपका augmentation. Augmentation means if x implies y, then xz implies yz. ठीक है, मतलब x के साथ भी अगर कुछ वैल्यू ऐड हो जाए तो y में भी वो डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। ट्रांजिटिविटी आपको पता है ये चीज भी कि इफ x implies y and y implies z, then x implies z। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी रूल्स क्या है? सेकेंडरी रूल्स में आ जाता है आपका जैसे यूनियन एंड डिकम्पोजिशन। हाँ, तो यूनियन मीन्स जैसे इफ x implies y and x implies z। यूनियन का मतलब क्या है कि कंबाइन करता है, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको कंबाइन करता है, मीन्स कंबाइन द ऑल रोज फ्रॉम द गिवन टपल्स। जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा उसी को हम यूनियन कहते हैं। तो इफ x implies y and x implies z, then x implies yz. Okay, and decomposition means if x implies yz, then x implies y and x implies z। ठीक है, अच्छा इसी को ही हम इलाबोरेट करते हुए एक चीज लिखा है, डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट क्या है? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे है ए बी इम्प्लाइज सी डी, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इम्प्लाइज सी एंड ए बी इम्प्लाइज डी? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही डिकम्पोजिशन का रूल है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर ए बी इम्प्लाइज सी है एंड ए बी इम्प्लाइज डी है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी इम्प्लाइज सी डी? हाँ, ये बोल सकते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन का रूल के कंसेप्ट में ही हमने ये किया है कि अब अगर एक्स इम्प्लाइज वाई जेड, देन एक्स इम्प्लाइज वाई एंड एक्स इम्प्लाइज जेड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ए बी इम्प्लाइज सी, तो तब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इम्प्लाइज सी एंड बी इम्प्लाइज सी? सेपरेटली क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसका अगर उल्टा ऐसा बोले कि हाँ ए इम्प्लाइज सी एंड बी इम्प्लाइज सी, देन क्या ए बी इम्प्लाइज सी हो सकता है? हाँ, तब ए बी इम्प्लाइज सी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डिकम्पोजिशन का रूल नहीं लगा पा रहे, लेकिन इसका जो मतलब उल्टा जो इसका कंसेप्ट है ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ए बी से हम सेपरेटली ए एंड बी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अकेला ए खुद सी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और बी भी खुद सी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ए एंड बी सेपरेटली अगर दिया गया है तो उसको एक साथ ए बी इम्प्लाइज सी हम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा स्यूडो ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट स्यूडो ट्रांजिटिविटी क्या है कि इफ x implies y and wy implies z, then wx implies z। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखो एग्जाम्पल की जगह मैंने लिखा है, सपोज x implies y ना, तो वहां पे हमने क्या कर दिया कि दोनों साइड w ले लिया। ठीक है, तो क्या होता है wx implies wy। ओके, और wy implies z। तो यहाँ पे देखो ट्रांजिटिविटी का जो रूल था वो सेटिस्फाई हो रहा है। ट्रांजिटिविटी का क्या रूल था? इफ x implies y and y implies z, then x implies z। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, wx implies wy, wy implies z, then we can say wx implies z। ठीक है, तो स्यूडो ट्रांजिटिविटी आपको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मतलब इलाबोरेट करके आपको देखना होगा। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट दिया गया है, सपोज कोई एग्जांपल दिया गया है, तो आपको पूछेगा क्या ऐसा ये wx implies z हो सकता है, तब आपको थोड़ा इसको इलाबोरेट करके इसको, उस कंसेप्ट को समझ के इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके,
नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, तो ये सब आपका सेकेंडरी रूल्स है फॉर एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। प्राइमरी रूल्स क्या था, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। ओके, सेकेंडरी रूल्स क्या है, यूनियन, डिकम्पोजिशन, स्यूडो ट्रांजिटिविटी एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या हो रहा है कि इफ x implies y and z implies w, then हम बोल सकते हैं क्या, xz implies yw। ओके, सो ये कैसे हो रहा है कि x और y की जगह हमने क्या लिया, दोनों साइड z ले लिया। ठीक है, तो देखो zx implies zy, साइड में जो लिखा गया है, zx implies zy। अच्छा, तो इधर भी हमने लिया है, दोनों साइड ही लेना पड़ेगा आपको, तो zx implies wx, इधर भी हमने x को ले लिया। अब देखो दोनों साइड zx एंड zx है, zx क्या अप्लाई कर रहा है, एक जगह zy एंड और एक जगह wx। ओके, सो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि हाँ, zx implies yz wx, चारों ही क्या बोले कि चारों ही टपल को वो इम्प्लाई कर सकता है। ठीक है, और उसमें से हमको ये सेटिस्फाई करना है कि इफ x implies y and z implies w, क्या xz implies yw। हाँ, यहाँ से हमको एक वैल्यू मिला है जिसका वैल्यू है yw तो xz can imply yw। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन रूल। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो जैसे मैंने पहले का प्रूविंग एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बोलो। कंपोजिशन का प्रूविंग एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, हाँ, कंपोजिशन। कंपोजिशन देखो क्या बोला है कि इफ x implies y and z implies w। ठीक है, तो क्या एक्स जेड इम्प्लाइज वाई डब्ल्यू हो सकता है, तो आपको वो सेट करना है। यहाँ पे x इम्प्लाइज y एंड y जेड इम्प्लाइज w, तो दोनों साइड पे हमने क्या किया कि जेड, इधर x की जगह z लिया, मतलब x के साथ z लिया, तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स इम्प्लाइज जेड वाई, और उधर z इम्प्लाइज w था, वहां पे हमने x ले लिया, तो एक्स जेड इम्प्लाइज एक्स डब्ल्यू। ठीक है, क्यों किया ऐसा, इसलिए कि हम अगर एक साइड सिमिलर रख ले, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, वहां पे क्या करते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी इक्वेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन का एक साइड को आप सेम रखने का कोशिश करते हो, ताकि एक वैल्यू आपका कट जाए तो बाकी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही अगर हम इसको सेट करने के लिए देखे तो क्या किए हम कि जेड एक्स को सेम रखा। ठीक है, लेफ्ट साइड का वैल्यू सेम रखा, तब क्या देखा, जेड एक्स के लिए एक बार वैल्यू जेड वाई आ रहा है और डब्ल्यू एक्स भी आ रहा है, तो क्या ये इम्प्लाई कर सकता है कंपोजिशन में, हाँ, जेड एक्स, वी कैन से दैट जेड एक्स कैन इम्प्लाई ऑल द वैल्यूज, मीन्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, और उसमें से हमने क्या किया कि उसमें से एक दो टपल है y एंड w, तो यस, एक्स जेड में हमने ये देखा कि एक्स जेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन वाई डब्ल्यू ऑल्सो। ओके, तो वही हमको प्रूफ करना था कि क्या एक्स जेड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डब्ल्यू वाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। ओके, सो ये जो टपल है उसमें से हमने रिजल्ट निकाला, क्यों, क्योंकि टपल में से वो वैल्यू वहां पे गिवन है। समझ में आया? अच्छा, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। फर्स्ट एक एग्जाम्पल, ये तो मैंने पहले ही कहा है, तो आप लोग ये थोड़ा देखना, इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक डेटाबेस है जहाँ पे वैल्यूज है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और वहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि ए इम्प्लाइज बी सी इम्प्लाइज डी ई और ए ई जी इम्प्लाइज जी। ठीक है, तो एसी का क्लोजर क्या हो सकता है,
AC का क्लोजर खुद AC होगा, ठीक है। अब A इम्प्लाई कर रहा है B, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ सकता है, ABC। ओके, अच्छा, अकेला B तो कुछ इम्प्लाई नहीं कर रहा, लेकिन BC इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। BC क्या इम्प्लाई कर रहा है, D एंड E को। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ABC तो रहेगा ही एंड DE। तो AC के क्लोजर में से हमने क्या वैल्यू निकाला, ABCDE। अब A का भी यूज हो गया, BC यूज हो गया, AEG क्या हम यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे G का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका ABCDE। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहाँ पे भी वही चीज है कि रिलेशन है एक ABCDE। A जहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है BC, CD इम्प्लाइज E, B इम्प्लाइज D, E इम्प्लाइज A। तो आपको निकालना है B का क्लोजर। B का क्लोजर खुद B होगा, B क्या इम्प्लाइज कर रहा है, D को, तो BD आ जाएगा। B का क्लोजर सिर्फ BD होगा। D से भी हम कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, CD का दिया गया है, तो अकेला B कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी आप देखो कि ABCDEF रिलेशन है, AB इम्प्लाइज C, BC इम्प्लाइज AD, D इम्प्लाइज E, CF इम्प्लाइज B। AB का क्लोजर अगर हम निकाले तो AB खुद है AB, और AB का जो AB इम्प्लाइज कर रहा है C, तो ABC आ जाएगा, ठीक है। ABC फिर क्या हो रहा है, एक अकेला कुछ कर पा रहा है नहीं, AB साथ में इम्प्लाई कर रहा है, हाँ C को इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन C ऑलरेडी है वहां पे, ठीक है, तो वो पहले ही हमने ले लिया है। अच्छा, तो ABC और BC हमने देखा, BC इम्प्लाई कर रहा है AD को, तो AD वहां पे A ऑलरेडी है, तो हम अकेला क्या लिख सकते हैं, D वहां पे लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ठीक है। तो AB का भी हमने देख लिया, BC का भी देख लिया। अब बचा क्या है, और क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, D है और CF है, F तो नहीं है यहाँ पे, तो D का हम ले सकते हैं, तो ABCDE। तो AB का क्लोजर ABCDE। इसके बाद और भी कुछ हम रिलेशन नहीं सेटअप कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। CF है, अकेला CF से हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि F का वैल्यू यहाँ पे दिया गया नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, थोड़ा ऐसे है, हमने ऐसे किया है कि क्या यहाँ पे इस रिलेशन में क्या BCD इसे हम एज को निकाल सकते हैं, BCD का क्लोजर क्या एज हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि A इम्प्लाइज BC, CD इम्प्लाइज E, E इम्प्लाइज C, D इम्प्लाइज AEH, ठीक है। ऐसे बहुत और भी दिया गया है। तो BCD का क्लोजर हमको निकालना है। BCD का क्लोजर निकालेंगे तो अकेला BCD आएगा, हाँ। अच्छा, BCD में B का तो कुछ नहीं दिख रहा है रिलेशन, CD का रिलेशन दिख रहा है, क्या है, E। तो नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाएगा, BCDE। ओके, नेक्स्ट CD हो गया, E का तो खुद ही वैल्यू है C, वो ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो D अगर हम देखें, D के रिलेशन जो है AEH, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, ABCDEH। तो यहाँ पे हमने देखा कि एज जहाँ पे मैंने सर्कल किया है कि हाँ एज का जो मतलब वैल्यू है वो हम BCD के क्लोजर में से उसको निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या BCD से एज आ सकता है, तो हाँ BCD के क्लोजर में से हम एज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो उस टाइम पे भी आपको एक क्लोजर निकाल के आपको ये सेट करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कुछ चीजें हैं यहाँ पे, मैंने आज थोड़ा बोलना है यहाँ पे कि रिलेशनल एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा क्या प्रोवाइड करता है,
ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा जो है कि इट प्रोवाइड ए कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। ओके, द ऑपरेशन क्या हो सकता है कि एक रिलेशनल टेबल के अकॉर्डिंग अगर जो भी आउटपुट सेटअप करना है तो वो टेबल के अकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हो यूजिंग सम अलजेब्रा। ऑपरेशंस आर डिफरेंट, सपोज सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, ठीक है, बहुत सारा है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो मैं बेसिक जो चीजें हैं वो बोल देती हूँ। और फिर आता है सेट डिफरेंस, सेट ऑपरेशंस, ओके, जैसे क्रिएशन, प्रोडक्शन, सेट इंटरजेक्शन, जॉइनिंग एंड असाइनमेंट, ये सब आता है। तो फर्स्ट अगर हम बोले सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट, सिलेक्शन एंड projection. Okay, select matlab we have to select those tuple that satisfy the given problems or given predicate. ठीक है, अगर हमको मतलब उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नेम दिया गया है, उसका रेटिंग दिया गया है। ओके, सो प्रोजेक्ट क्या करता है कि प्रोजेक्शन कैन satisfy the given content of the given relation. ओके, सो ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा आप लोग देख लेना, नहीं तो क्लास में बाद में हम इसको इलाबोरेट कर देंगे। ठीक है, यूनियन का कंसेप्ट तो मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया। यूनियन मीन्स कंबाइन करता है एक टपल, मतलब ऑल द रोज फ्रॉम अ गिवन टेबल, जितने भी वैल्यूज है उसको कंबाइन कर पाता है यूनियन। ओके, एंड इंटरसेक्शन मीन्स मतलब वहाँ पे लिस्ट ऑफ रोज रहेगा, okay, so today's class up to this, I think time is up. Okay, so 1 minute.